लगाया तो है। आज हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन पर सबसे पहले बातचीत करेंगे और फिर वहां से द्वितीय विश्व युद्ध तक चलेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पीपीसी। और हर बार जो है, हर आधे घंटे पर मैं ये वीडियो ऑफ करूंगा और फिर इसको ऑन करूंगा। और ये स्पेशल जो संदेश है, मैसेज है, वो मैं अपने ऑनलाइन बच्चों को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज हो रही है उसको रेगुलर तरीके से जो हमारा टेक्निकल टीम है उसके द्वारा डाला नहीं जा रहा है। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि हर आधे घंटे के बाद खुद ही वीडियो को ब्रेक कर देंगे, ताकि यहीं पर उसको अपलोड करके यहीं पर उसको रिव्यू करके पब्लिश कर देंगे। हो जाएगा नहीं सर? अगर हर आधे घंटे पर वीडियो ब्रेक हो जाए तो वो यहीं से पब्लिश हो सकता है या नहीं हो सकता है? हर 15 मिनट पे। ठीक है, तो ट्राई करता हूं मैं कि एक छोटा छोटा जो टॉपिक है या पॉइंट है उसको डील करने के बाद वीडियो को खुद ही ब्रेक करके यहीं से उसको पब्लिश कर दें, ताकि रेगुलर तरीके से जो है वो क्लासेस जो है वो मिल सके। एक बार चेक कर लीजिएगा कि माइक ऑन है या नहीं है। आप चल रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी डिटेल बातचीत हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो एक इनिशियल बातचीत में आपको बतला दूं कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें 27 देशों ने भाग लिया। (27 countries participated) और 27 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। representatives participated in Paris Peace Conference। लेकिन इतना जो ये 70 प्रतिनिधि थे और 27 देशों ने जो इसमें भाग लिया, तो इसमें निर्णय नहीं हो सकता था अगर एक साथ सम्मेलन करते। तो एक 4 नेताओं की एक समिति बना दी गई और इन्हें हम लोग बिग 4 कहते हैं, जिन्होंने पूरा डिसीजन मेकिंग किया है। बिग 4। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इन्हें बिग 4 ही कहेंगे, जिसमें फर्स्ट जो बिग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, राजनीति विज्ञान के प्रख्यात विद्वान, लोक प्रशासन नामक विषय के जन्मदाता और एक
आदर्श राजनीतिक विचारक के रूप में वुडरो विल्सन न सिर्फ विश्व की व्यवहारिक राजनीति में बल्कि जो एकेडमिक्स है उसमें भी वुडरो विल्सन के विषय में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, चूंकि शिक्षक थे। दूसरे जो हैं वो हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंसू। बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव है इनके पास और बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के एक डिप्लोमेट पर्सन है, एक कूटनीतिक व्यक्ति है ये। मतलब लंबा राजनीतिक अनुभव है। लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेज। 1870-71 के सेडान के युद्ध में जब जर्मनी ने फ्रांस को पराजित किया था तो इस घटना को भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और फ्रांस की जो यह भावना थी कि जर्मनी ने जो फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान किया उसका बदला लेना है, तो ये भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी कि जर्मनी से हमें पॉलिटिकल रिवेंज लेना है, हमें बदला लेना है और जो राष्ट्रीय अपमान हुआ है उस अपमान का हमें बदला लेना है। तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, कूटनीतिक व्यक्ति हैं, डिप्लोमेटिक पर्सन हैं, दूरदर्शी भी हैं, फारसाइटनेस भी है इनमें। इनका उद्देश्य है कि जर्मनी की शक्ति को इतना अधिक तोड़ दिया जाए कि भविष्य में पुनः कभी भी जर्मनी फ्रांस से बदला ना ले सके। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का दृष्टिकोण यह है कि सभी राष्ट्रों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर उस क्षेत्र, उस देश की जनता को निर्णय लेने दिया जाए। अर्थात ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनलिटी है उसको मानते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि इक्वली चाहे वो डिफीटेड कंट्री हो या वो विक्ट्री प्राप्त करने वाला कंट्री हो, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, जस्ट बिहेवियर होना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है पेरिस शांति सम्मेलन जो है वह वास्तविक मायने में शांति को स्थापित करने का कारण बन सके। तो जब तक आप इक्वल और जस्ट बिहेवियर नहीं करेंगे तब तक आप ये आशा नहीं रख सकते हैं कि यूरोप में शांति की स्थापना वास्तविक मायने में हो सकती है। तो इसलिए इनको आदर्शवादी कहा गया है। ये जो है ये फ्रांस का जो इतिहास है, फ्रांस और जर्मनी के बीच का जो संबंध है, उसका जो इतिहास है, उसका जो अनुभव है, उससे ज्यादा प्रेरित है और ये बदला लेने की भावना से ज्यादा प्रेरित है। ठीक है, इसमें से एक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज। जो चुनाव में यह वादा करके चुनाव इसने जीता है कि हम जर्मनी को दंडित करेंगे।
लेकिन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक उपनिवेशों को प्राप्त करना। ये औपनिवेशिक देश है, कॉलोनियल कंट्री है, और इसका एम ये है कि किस तरह से संधियों के माध्यम से, ट्रीटीज के माध्यम से ब्रिटेन के लिए अधिक से अधिक कॉलोनीज हम प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक ट्रेड प्रिविलेजेस हम प्राप्त कर सकें, और अधिक से अधिक ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम काम कर सकें। तो ये इसका उद्देश्य है। और चौथा जो है वह है इटली का प्राइम मिनिस्टर ऑरलैंडो। इसका उद्देश्य यह है कि 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के साथ जो लंदन संधि हुई है, जो एक सेक्रेट ट्रीटी है, एक गुप्त संधि और समझौता है, उसके शर्तों के अनुसार हमें अधिक से अधिक टेरिटोरियल बेनिफिट प्राप्त हो सके, अर्थात उपनिवेश की प्राप्ति हो सके, और इसके आधार पर जो प्रथम विश्व युद्ध में इटली का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। अर्थात यह चाहता है कि लंदन की जो सेक्रेट ट्रीटी है उसके अनुसार इसको टेरिटोरियल बेनिफिट या टेरिटोरियल गेन या प्रादेशिक लाभ प्राप्त हो सके। एड्रियाटिक सागर में, अफ्रीका में फ्यूम जो बंदरगाह है वहां पर यह अपने अधिकारों का विस्तार करना चाहता है, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को, अपने औपनिवेशिक हित को पूरा करना चाहता है। और इसके पहले भी जब इटली का एकीकरण हुआ है उसके पश्चात से भी इटली की भी यह आकांक्षा रही है, यह पॉलिटिकल एम्बिशंस रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस की भांति, रूस की भांति उसका भी उपनिवेश हो, और वह भी उपनिवेशों के माध्यम से अधिक तीव्र विकास प्राप्त कर सके और यूरोप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में इटली को फिर से स्थापित किया जा सके। जो इटली की प्राचीन गरिमा है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके अनुरूप इटली की जो प्रतिष्ठा है, प्रेस्टीज है, उसको फिर से एस्टैब्लिश्ड किया जा सके। तो ये जो बिग फोर हैं, ये बिग फोर जो हैं, इन्होंने शांति सम्मेलन के निर्णयों को काफ़ी प्रभावित किया है। और जैसा कि यहाँ पर देखने से ही स्पष्ट होगा कि इन सभी के बीच जो है वह मतभेद है और डिस्प्यूट्स है, और यह जो डिस्प्यूट्स है इसने पेरिस शांति सम्मेलन को अत्यधिक प्रभावित किया है। लेकिन इनफैक्ट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को वास्तविक रूप में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंसू और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने प्रभावित किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के आदर्शवाद को त्याग कर पेरिस शांति सम्मेलन ने पहले ही शांति को स्थापित करने की जो अपेक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस है, उसको उन्होंने धूमिल कर दिया है, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रक्ट कर दिया है। वस्तुतः पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस फ्रांस और इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको पूरा करने का एक साधन मात्र बन गया है। ये शुरू में ही पेरिस शांति सम्मेलन की जो कमियां हैं ये हमने आपको बतलाई है। डॉली।